क्या बिस्मिल्लाह अल्लाह। ये तो मज़े की जगह बनी हुई है ना, लेकिन गर्म वैसे उस तरह मौसम नहीं है, गर्म गर्मी है उस तरह नहीं है, वो उस तरह नहीं है कि आप बैठ ही ना सको बाहर। हुनर कथा आने वाले तमाम मोअज़्ज़िज़ सामीन को हम वेलकम कहते हैं। हमारा मिर्ज़ा गालिब साहब का कलाम पेश करेंगे। अभी कुछ फरमाइश है, कुछ दोस्त हैं, मैंने सोचा कि चलिए उससे पहले कुछ आपको सुनाया जाए। एम्बेसडर साहब तशरीफ ला चुके हैं सर। आपकी भरपूर तालियों में जरा हम उनका इस्तेमाल करेंगे।
पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई की जानिब से स्टेज पर किए गए ड्रामे जिसका नाम था जिनमें लाहौर की मिट्टी वो जमी ही नहीं, हमारी कम्युनिटी में इतना पसंद किया गया कि मुस्तकिल हमारी कम्युनिटी की जानिब से एक और ड्रामे का तकाजा किया जाता रहा। तो वो आज आपके सामने हाजिर है। दुबई में एंटरटेनमेंट के हवाले से कोई कमी नहीं है और इस चमकते दमकते शहर के रौनक अल्लाह कायम रखे। यहाँ हर रोज़ एक तफरीह और हर शब एक तमाशा हो। आज के ड्रामे की खुसूसियत ये है कि इसमें तफरीह है, लचरपन नहीं है, मज़ा है, बिगड़पन नहीं है। इसमें शायरी है, शाइस्तगी है, साथ ही माशरे की खूबियों और ख़राबियों की जानिब लतीफ़ इशारा है। हमारे डायरेक्टर मिनहाज खान साहब की क़यादत में इस थिएटर की टीम ने तकरीबन 3 माह अनथक मेहनत की है। अब स्टेज के इन फनकारों और आपके दरमियान में ज़्यादा हाइल नहीं होना चाहता और अब मैं यहाँ से हटता हूँ और आपके सामने तमाशा शुरू होता है। बहुत शुक्रिया।
होता है शब रोज़ तमाशा मैं एक शौहर हूँ और बहुत से शौहरों की तरह एक सितमज़दा आफत रसीदा बेगम गुज़ीदा शौहर। मैं वो नामुराद शौहर हूँ जो बेगम की नाफरमानी की पादाश में निशान इबरत बना दिया गया है। मैं अपने अच्छे दिनों में यूं चपरासी बनकर नहीं खड़ा रहता था। मेरी ये हालत हमेशा से नहीं थी। हाय, मेरे भी कभी अच्छे दिन थे। मैं एक वकील था, एक नामी गिरामी वकील, और इसी अदालत में वकालत करता था जिसमें मेरी बेगम आज जज के ओहदे पर फाइज है। अब आप सोचते होंगे कि फिर मैं वकील से चपरासी की सतह पर क्यों कर लाया गया। भाई, हुआ यूं था कि एक दिन मैंने अपनी बेगम के पकाए हुए बदमजा कोरमे पर और तो कुछ नहीं किया, बस जरा सा मुंह बनाया। इतनी सी बात मुझ पर क़यामत ढा गई। मुझे मेरे बने हुए मुंह समेत अदालत में घसीटा गया। मुझ पर तौहीन ज़ौजियत की दफात के तहत मुकदमा कायम किया गया। अंजाम कार मेरा जुर्म साबित हुआ और अदालत ने मुझे सजा सुनाई कि अगले 6 माह तक मैं यहाँ इसी अदालत में चपरासी बनकर चुपचाप खड़ा रहूं। अदालत की कार्रवाई देखूं, सुनो, मगर कानूनदा होने के बावजूद बोलो एक लफ्ज नहीं। पहले तो मेरा इरादा था कि मेरी गुनहगार आंखों ने यहाँ जो कुछ देखा उस पर बस एक ठंडी आह भरकर टुक टुक दी दम दम न कशीदम के मिज़दार चुप रहो। लेकिन आज डायरेक्टर ने हुक्म दिया कि अदालत की कार्रवाई शुरू होने से पहले ये बातें आपसे कह डालूं। जज की जिंदगी इतनी पुरसुकून नहीं होती जितनी के दूर से नजर आती है। उसके भी घरेलू मसाइल होते हैं, जरूरतें होती हैं, उसकी भी मजबूरियां होती हैं। कानून का वो बेशक माहिर होता है, मगर वो भी आम इंसानों की तरह एक इंसान होता है। वो चाहते हुए भी हर मुकदमे में कानून और इंसाफ के मुताबिक फैसला नहीं कर सकता। कई बार फैसला खौफ और लालच के ज़ेरे असर होता है। उसको नोट एक तरफ खींचता है तो बूट दूसरी तरफ धकेलता है। काबा मेरे पीछे है, कलीसा मेरे आगे, बाजी चे अतफाल है, दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे, तमाशा मेरे आगे। आज जो केस लड़ा जाएगा उसमें एक फिल्म साज अपने कॉम्पिटिटर की फिल्म रुकवाने के लिए केस करता है। इस्तिगासा का दावा फिल्म के गानों पर है और फिल्म के गाने लिखे हैं मिर्जा गालिब ने। मुकदमे में जज कोई और नहीं बल्कि मेरी सितमशार और जफाकार बेगम है, जिन्होंने वो तमाम लिटरेचर को खूब पढ़ा है जिसमें शौहर को जूते की नोक पर रखने की तरकीबें समझाई गई हैं। मगर उर्दू शेर और अदब पर उनकी मालूमात बस इतनी ही है जितनी खुद मिर्जा गालिब की टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर थी। इसके बाद आगे क्या कुछ हुआ ये जानने के लिए ये ड्रामा देखिए जिसको दानिश इकबाल ने लिखा, मिनहाज खान ने डायरेक्ट किया। तो शुरू होता है ड्रामा तमाशा मेरे आगे। Oh
हो सकता है? इतना मत हंसिए, मैं कभी कभी हंसलाता हूँ। ये किस्म की मजदूरी है जिस पर हंसना बदतमीजी है, बेअदबी है। मगर ये बात कहते हुए आप एक बार नहीं हकलाए। जब जी चाहेगा मेरा मैं हकलाऊंगा, और किसी के कहने पर क्यों हकलाऊं? मैं क्या कोई हकलाऊं? जी बिल्कुल, मैं तो यही कह रही हूँ, आप नहीं हकलाते, कहाँ जाते हैं? योना ठीक तो कह रही है, आप कहाँ हकलाते हैं? जब जब दो अहम लोग बात कर रहे हो बीच में यूं टुकड़ा मत लगाइए। ऐसे बेकार हंस रहे हैं, अगर हंसना ही है तो इन पर हंसिए। किसी के ऐसे हकलाने पर हंसना नहीं। अगर आंखें और कान ना हकलाए तो देखा तब जुबान हकलाती है। फिर तो इस मुकदमे के लिए बेहतर होगा कि आप आंखें या कान हिललाते रहें। किसी ने कुछ कहा शायद? शोला सा लपक जाए, आवाज तो देखो। योर ऑनर, मैं अपने गवाह मशहूर शायर ज़ौक़ को एक बार फिर इस अदालत में पेश करने की इजाज़त चाहती हूँ। इनसे पूछ लीजिए, अगर इन्हें एतराज़ नहीं है तो अदालत को भी एतराज़ नहीं होगा। उस्ताद ज़ौक़ को बहैसियत गवाह पेश किए जाने पे आपको कोई एतराज़ तो नहीं? एतराज़ तो नहीं है, बस चंद सवालात ज़रूर हैं जिनसे मैं अपनी तशफ़्फ़ी करना चाहूँगा। ज़रूर। आइए। तो आप ज़ौक़ हैं? हाँ, ज़ौक़ हूँ, बिल्कुल ज़ौक़ हूँ। लग भी रहे हो। क्या मतलब है? मतलब ये कि आप ही खाकानी हिंद मलिक उश-शौरा ज़ौक़ दहलवी हैं और लग भी रहे हैं। ये भी कोई कहने की बात हुई? जी, इनकी हर बात सुनकर मैं भी यही कहता था कि ये भी कोई कहने की बात हुई। वापस कैसे आ गए? जैसे तुम आ गए। बात तो सही है, 150 साल बाद जैसे खालिद वापस आ गए, ऐसे ही ज़ौक़ वापस आ गए। मोहतरमा, मैं बताता हूँ कि ये कैसे वापस आ गए। वो इनका एक मशहूर शेर था, इजाजत हो तो सुना सकता हूँ आपका शेर। हाँ हाँ, पढ़िए, क्योंकि आपके शायर तो इनकी समझ में आएंगे नहीं। तो आपकी समझ में कौन सा आ जाते थे। खैर, पढ़ सकता हूँ आपका शेर। पढ़िए। अब तो ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। वाह 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 वाह, सही बात, क्या बात। जज साहिबा, साफ जाहिर है कि ये मदरू हैं, जिनको मरने के बाद भी चैन ना मिला तो अदालत चले आए। जय साहिबा, मैं अपना एक शेर सुनाने की इजाजत चाहूंगा जो रोजाना किसी न किसी इंतकाल के पर्चे के साथ छपता है। इरशाद। लाई हयात आए, कज़ा ले चली चले। अजी किधर चले? अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले। वाह 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 वाह, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले, क्या कहें? जनाब, आपकी बात का यही जवाब है कि हम ना तो अपनी खुशी से वापस आए ना ही अपनी खुशी से वापस गए। जनाब, इनकी जिंदगी में हमेशा सब कुछ दूसरों की, तीसरों की, चौथों बल्कि पांचों की मर्जी से होता रहा। अजीब दूसरे तमाशा जिंदगी थी इनकी, और मरने के बाद भी सब कुछ अजीब है इनका। क्या अजीब है? हाँ जी, क्या अजीब है, बताया जाए। जी बताने दें तो बतलाएंगे हम। बताने दे तो बताओ ना। बताने दे तो बताओ ना। वहाँ को चुप कराएं बताने दे प्लीज। तो बताओ ना। भी कल ही की बात है कि मैं इनकी कब्र के सामने से गुजरा जाता था, तो वहाँ अंग्रेजी में कुछ लिखा था। भाई राहगीरों से पूछा तो पता चला कि वहाँ टू लेट लिखा है। अब टू लेट का मतलब तो यही हुआ कि मकान किराए के लिए खाली।
क्यों साहब, यही मतलब हुआ ना? तो जज साहिबा इनसे कहिए कि वापस जाकर लेट जाएं, ये ना हो कि खाली कब्र में कोई और घुस जाए। साफ जाहिर है कि अंग्रेजी नहीं आती उन्हें, वहां टूलेट नहीं टॉयलेट लिखा हुआ था। टॉयलेट यानी पेशाब घर। मशहूर शायर ज़ौक़ की कब्र को मुनहदम करके म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली ने वहां पेशाब घर तब्दील करा दिया था। इसीलिए उस्ताद लोग लाइब्रेरी में रहते हैं। देखिए, मेरे इल्म में ये बात बर्बाद करने के लिए मुनासबत दे चुके हैं। अब ये ना तो वहां पर जुल्म नहीं तो और क्या है? तो आप मिक्स कर दीजिए। इधर उधर की ताल मटोल की बजाय ये साफ साफ क्यों नहीं मान लेते कि ये उधार लेते रहते थे? अरे भाई, मैंने कब इनकार किया कि मैं उधार नहीं लेता? लेकिन कौन है जो आज उधार से बचा हुआ है? सड़कों पर चलने वाली हर गाड़ी तो उधार की है। आप जिन घरों में रहते हैं उनमें हर घर उधार का है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे जो 85 अरब रुपए उधार बनता है वो वापस कीजिए। हाँ, उसमें से वो 12,000 जरूर काट लीजिए और बाकी की रकम हवाले कीजिए। हिसाब बेबाक, किस्सा खत्म। It is very obvious that your charge is not sustainable anymore. देखिए, इनके बारे में मैं अपनी तरफ से कुछ कहना नहीं चाहता, वरना लोग यही कहेंगे हमारी पहले भी नहीं बनती थी। लेकिन उर्दू के एक शायर थे दिलावर फिगार, उन्होंने इनकी 100 साल बरसी में एक नज़्म लिखी थी। उनके चंद अशार पढ़ना चाहूंगा। पढ़िए। कल एक नाकिदे गालिब ने मुझसे ये पूछा, कल एक नाकिदे गालिब ने मुझसे ये पूछा कि कदरे गालिबे मरहूम का सबब क्या है। मुझे बताओ कि दीवाने हजरत गालिब कलामे पाक है, इंजील है कि गीता है, तो फिर ये गालिबे मरहूम ही की बरसी की। मुझे बताओ कि इनमें खुसूसियत क्या है। न ज़ौक़ का है कहीं तज़किरा, न मोमिन का, न ज़िक्र अमीर कहीं है, न यौम सौदा है। ये फैज़ो माही व जोशो फिदा कुछ भी कहे, मेरी नजर में तो वो गालिब से 100 ऊंचा है। ये रंग लाई है गालिब की पार्टी वर्दी कि आज सारे जहां में उसी का चर्चा है। और कहाँ के ऐसे बड़े आर्टिस्ट थे गालिब, ये चंद अहमद का प्रोपेगेंडा है। अनारे मार दिए, वरना शायर अच्छा था। नतीजा ये कि जो होना था उसका आधा है। कभी है महव हसीनों से धोल धब्बे में, कभी किसी का वो सोते में बोसा लेता है। और जो कह रहे हैं गालिब है फलसफी शायर, मुझे बताओ कि बोसे में फलसफा क्या है। जहां रकम की तवक्को हुई कसीदा का, तुम ही कहो कि ये मयारे शायरी क्या है। ये मैं नहीं, दिलावर फिगार ने लिखा है। पेशकार साहब, ये सबूत दाखिल दफ्तर कीजिए और अब जहां से इन्होंने पढ़ना बंद किया है वहां से आगे पढ़िए। अरे पढ़िए। बड़ी जो बात तो फिर मैंने उसको समझाया, अदब में हजरत गालिब का मर्तबा क्या है। बताया उसको वो जिंदगी का है शायर, बहुत करीब से दुनिया को उसने देखा है। अजब तजाद की हामिल है उसकी शख्सियत, अजीब शख्स है, बर्बाद हो के हंसता है। जो उसको रोकना चाहो तो और तेज बहे, अजीब मौजे रवा है, अजीब दरिया है। बस एक लफ्ज के पर्दे में दास्तां कहना, ये फिक्र फन की बुलंदी उसी का हिस्सा है। न क्यों हो आज वो मशहूर पूरी दुनिया में कि उसकी फिक्र का मौजू पूरी दुनिया है। पहुंच गया है वो उस मंजिले तफक्कुर पर जहां दिमाग भी दिल की तरह धड़कता है। वो आदमी था, खता आदमी की है फितरत,
ये क्यों कहें कि वो इंसान नहीं फरिश्ता है। हजार लोगों ने चाहा कि उसके साथ चलें, मगर वो पहले भी तन्हा था, अब भी तन्हा है। कभी वली, कभी बाइस, कभी खराबाती। समझ सको तो समझ लो, वो एक मुअम्मा है। जिम्मेदारी आम तौर से तो ये तय करना होता है कि किसका वकील ज्यादा अच्छा है। आपने अदालत की तौहीन की है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए आपको जेल हो सकती, जानते हैं आप? देखिए मोहतरमा, मेरा मकसद अदालत की तौहीन करना नहीं था। मैंने तो ये कहा कि आम तौर से ऐसा होता है और खास तौर से कुछ और होता है। खास तौर से तो कुछ जज यानी आप जैसे खास भी होते हैं। ये अच्छा है, पहले अदालत की तौहीन करते हैं, फिर बातें बनाने की कोशिश करते हैं। क्या बने बात जहां बात बनाए ना बने। फिर शेर सुनाने की कोशिश की आपने? जी ये तो सिर्फ मिसरा था। मिश्रा सर तो उठाऊं कि ना उठाऊं? ये अल्फाज बताइए। यानी दौड़ाता हुआ बाहर चला जाऊं, क्या बने बात। जाइए बैठ। प्लीज आपके कुछ चार्जेस हैं तो फिर दोस्ती और वफादारी निभाई और अपने मुल्क की आजादी के लिए कुछ नहीं किया। आप कहते हैं कि मैं अंग्रेजों का वफादार था। अगर मैं वफादार था तो उसके इनाम में मेरा भाई यूसुफ मिर्जा अंग्रेजों की गोली से ही क्यों मारा गया? भाई अगर मैं वफादार था तो फिर क्यों मुझे मेरे घर से निकाल कर 2 फरलांग पैदल चलाया गया और कर्नल ब्राउन की अदालत में पेश किया गया, जहां पूरी तवक्को थी कि 40,000 दिल्ली वालों की तरह मुझे भी सूली पर चढ़ा दिया जाता। वो तो कर्नल ब्राउन को मेरा लतीफा पसंद आ गया, वो हंस दिए और मेरी जान बख्शी हो गई। यानी जोक सुनाया आपने उस अदालत को भी? जी कर्नल ब्राउन ने मुझसे पूछा, वेल तुम मुस्लिम है? मैंने कहा आधा मुस्लिम हूं। अब उन्होंने पूछा आधा बोले तो? मैंने कहा देखिए शराब पीता हूं पर सुअर नहीं खाता। इस बात पर वो हंस दिए और मेरी जान बख्शी हो गई। योर ऑनर, इससे पहले बात को फिर से घुमाए, मैं अदालत का ध्यान उस मुद्दे पर लाना चाहती हूँ जिससे ये केस शुरू हुआ था। ये शेर आप ही का है ना? इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। जी हाँ, ये तो मेरा ही शेर है और मैं आपका इशारा भी अच्छे से समझ गया हूँ। भाई देखिए, हर शायर की ये कोशिश होती है कि उसका हर शेर बदलते वक्त के बावजूद ताज़ा रहे, लेकिन उस शेर को समझने के लिए उस दौर का पसे मंजर जानना बहुत ज़रूरी है। अब बगैर पसे मंजर जाने अगर शेर को चखेगी तो बदहजमी हो सकती है। और ये जिसमें लाखों बरस की पूरे हो, ऐसी जन्नत का क्या करे कोई? मोहतरमा, ये तो मेरा शेर है ही नहीं। जी रहने दीजिए, मैं ही बताए देता हूँ। ये डाक देवरी का शेर है जो उन्होंने मेरी जमीन में लिखा था। चलिए, ये तो फिर भी एक उस्ताद शायर है। भाई आजकल तो मेरे नाम से ऐसे ऐसे शेर इंटरनेट पे घूम रहे हैं कि जिनको शेर कहना भी शायरी की तौहीन है। अभी कल ही एक शेर मेरी आंखों के आगे से गुजरा था। क्या था? हाँ याद आया। उम्र भर यही भूल करता रहा गालिब, भूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। अब आप ही बताइए, ये भी कोई शेर हुआ? अरे भाई, ये तो शायरी की भी तौहीन है। इसलिए मेरी आज की नस्ल से गुजारिश है कि अगर मेरी शायरी पढ़नी हो तो मेरा दीवान पढ़िए, और अगर मेरा दीवान हासिल करना हो तो पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई के अहाते में मौजूद नियाज मुस्लिम लाइब्रेरी जाइए और हासिल कीजिए। ठीक है।
के बयानात और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए द केस इज डिसमिस्ड इन फेवर ऑफ द डिफेंडेंट। मिर्जा गालिब को बाइज्जत बरी किया जाता है। ये वापस आ गए जनाब इस वाले मामले से जो गल बुरी लग गई है ना ते नाराज ना रहियो। मैं काम में अपना की करिए पुरान हो गया मैं पहली बार ऐसा हुआ है कि मुकदमा हार कर भी हमें इस बात की खुशी है कि इसी बहाने आपसे मुलाकात तो हुई। ऐसा ख्याल है यू आर इनक्रेडिबल, यू आर flabbergasting sir। मेरे फादर आपके बहुत बड़े फैन हैं। एक पिक्चर ओके यस प्लीज। इसमें वापस आएंगे। ਲੈ ਤੇ ਕਸੀਟਾ ਰਾਮ ਹੈ तो कोई नवा पट्टा खुल गया। जो मामला की होया साहब ने कहा आप बहुत अच्छे थे, वो रख लिए, ये पेटी वापस किए। ये होए 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 उसमें पैसे होंगे। कसीटा राम समझ ना आवे मैनू। कुड़ियां हाथ निचोड़ रही ने, कोई नाल तस्वीरां खिंच रही ने ते मैडम ने अम्मा की पेटी खुशबू तो नहीं आ पैसे गया। तमाम ख़वातीन हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी दिलचस्पी और इनेमाद से ये शो देखा और आप मुश्ताक होंगे कि आपके सामने हमारी आर्टिस्टों को लाकर उनका तारुफ करवाया जाए। मैं उसके लिए सिर्फ 5-7 मिनट लूँगा। सबसे पहले यूसुफ अबुल खैर, यूसुफ बुनियादी तौर उन्होंने आज से पहले कभी कोई स्टेज नहीं किया था, मगर आपने आज उनकी शानदार अदाकारी देख ली और ये साबित खालिद रफ़ी ने उस बेबस और बेज़बान मखलूक का रोल किया था जिसका नाम शौहर है। मैंने उनसे पूछा, खालिद भाई कैसा रहा आपका तजुर्बा इस रोल में? तो उन्होंने जवाब में टीपू सुल्तान का मशहूर कौल दोहराया कि शौहर की 100 साल की जिंदगी से बेगम के एक दिन की जिंदगी बेहतर है। मूना मलिक वकीलों की टीम में शामिल थी। मलिहा ताहिर मलिहा भी विकला की टीम में शामिल थी। रियाज कादरी अपनी हकीकी जिंदगी में भी बाय प्रोफेशन एक वकील ही हैं, मगर आज उन्हें अंदाजा हुआ कि अदालत में वकालत करना बहुत आसान है, मगर स्टेज पर वकील की एक्टिंग करना बहुत मुश्किल है। मनदीप वालिया मनदीप थिएटर की एक सीनियर फनकार है। वो इस कदर माहिर फनकारा नहीं फनकार हैं कि इन्हें कोई भी रोल दिया जाए उसमें वो कमाल का मुजाहरा कर सकती हैं। ये फिल्म प्रोड्यूसर सेठ दुष्यंत के रोल में थे। अपने रोल में तो ये बड़ा कीनातोस और साजिशी आदमी है, मगर हकीकत में दुष्यंत बहुत ही नर्म दिल और खुश अखलाक इंसान है। सैम ड्रामे में दुष्यंत का दोस्त, सेक्रेटरी, लीगल नहीं इल्लीगल एडवाइजर और सब कुछ है। जीशान मसीह जीशान एक मंझे हुए फनकार हैं, अजीब कॉम्प्लेक्स रोल में थे। जीशान ने अपनी शानदार अदाकारी से उस्ताद ज़ौक़ जैसे संजीदा शख्सियत को एक कॉमिक किरदार बना दिया। एजाज अनीस
मलिक पाटलीवाला थे। अपने रोल में एजाज जितने छल छबीले, चमकीले और चुलबुले हैं, रियल में भी वैसे ही हैं। जहां होते हैं महफिल को बागो बहार बनाए रखते हैं। आयशा नुमान, जब इस ड्रामे की प्रैक्टिस शुरू हुई थी तो आयशा वकील के रोल में थी, मगर इनके मिजाज में एक रौब, एक तनतना और हर बात में मैं अपने दादा की पोतियों वाला अंदाज देखकर उन्हें डायरेक्टर ने तरक्की देकर जज बना दिया। अब मैं बुलाता हूं यासिर अखलाक उर्फ मिर्जा गालिब को। गालिब की रूह समा गई, इतनी समा गई कि मुझे मलिक एजाज ने बताया कि यासिर ने एक बार तो अपने ऑफिस में मैनेजर को भी डांट दिया कि जनाब मेरे मरातिब का ख्याल रखिए, मुझे तुम नहीं आप कहकर मुखातिब कीजिए। भूमि निघत सिराज, भूमि निघत सिराज ने लाइट्स और साउंड का कंट्रोल संभाला था। वो खुद थिएटर की एक पॉलिश फनकार है और फिल्म और थिएटर के उलूम पर उन्होंने मास्टर्स किया है।